नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी के साथ आरपीएन सिंह ने ये भी कहा कि लंबी सेवा के बाद कांग्रेस को मैंने त्यागा है, लेकिन चूंकि आज पूरा देश महान गणराज्य के गठन का जश्न मना रहा है, इस अवसर पर मैं भी अपनी राजनीतिक यात्रा में एक नए अध्याय का आगाज करता हूं। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह का इस्तीफा। पडरौना क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, कुंवर बोला जाता है इनको। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल होकर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल सी मचा दी है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा आरपीएन सिंह को समाजवादी पार्टी के पडरौना से विधायक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने खड़ा कर सकती है। इसे लेकर मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आज आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। माना जा रहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देने की एक भाजपा ने कोशिश की है। भाजपा की कोई भी कोशिश हो नाकाम होगी। कहा जा रहा है कि पडरौना की, क्योंकि आपके बीच और आरपीएन सिंह के बीच एक लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है। कहा जा रहा है कि पडरौना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह के सहयोग से वो कहीं ना कहीं आपको हराने की कोशिश की जाएगी। जो लगातार हारता रहा है वो फिर से हारेगा, इसलिए उनके सारे सपने अपने आप चकनाचूर हो जाएंगे। पडरौना से जहां तक आपने कहा कि लगातार जो हारता रहा है, अगर आरपीएन सिंह के इतिहास को देखा जाए तो 1996 हो, 2002 हो, 2007 हो, लगातार वहां से विधायक रहे हैं। 2009 में भी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में आपको शिकस्त दिया था। तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं आरपीएन सिंह आपके क्षेत्र में? 2009 में जब लोकसभा जीते थे उस समय भी पडरौना विधानसभा हारे थे, और उसके बाद 3 बार अन्य जब वो किसी को लाए हैं, अपनी माँ को लाए तो जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद 2012 में जिसको लाए वो भी हारा था, 2017 में जिसको लाए वो भी हारा था। तो बार बार वो हारे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर उनको शामिल कराने के बाद बहुत खुश है तो ये खुशी उनको मुबारक हो, लेकिन जीत कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर स्वामी जी के विरोध में अगर आरपीएन सिंह को उतारा जाता है तो इस बार भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जनाधार वहां पे मजबूत है? क्योंकि उनके भी अगर इतिहास को देखा जाए तो एक वो भी उनका भी वहां पे जमीनी अगर हकीकत को देखा जाए तो वो भी एक राजनीतिक रूप से पारिवारिक समीकरण भी उनका बहुत तगड़ा मजबूत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी आपको शिकस्त दे सकते हैं? पडरौना की जनता ने जब भी राजमहल और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे फकीर के बीच चुनाव हुआ है तो फकीर जीता है और राजमहल हारा है। तो आपको लगता है कि वो हारेंगे ही हारेंगे पडरौना से, अगर आपके विरोध में बीजेपी उनको उतारती है? उससे पडरौना की जनता ने बार बार हमारा साथ दिया, फिर साथ देगी। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पे कहना था कि पडरौना की जनता ने साफ तौर पे आरपीएन सिंह को लगातार हराते रही और इस बार भी हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे टक्कर में भी उतारती है तो हम जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पडरौना की जनता हमारे साथ है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में सपा ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मरहरा से अमित गौरव सपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बीसलपुर से दिव्या गंगवार सपा प्रत्याशी घोषित हुई हैं। लहरपुर से अनिल वर्मा को सपा का टिकट मिला है। गोंडा से सूरज सिंह प्रत्याशी होंगे। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीसलपुर से दिव्या गंगवार, लहरपुर से अनिल वर्मा को सपा का टिकट सौंपा गया है। सपा ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मरहरा से अमित गौरव
सपा के प्रत्याशी होंगे। बीसलपुर से दिव्या गंगवार सपा की प्रत्याशी होंगे। लहरपुर से अनिल वर्मा को सपा का टिकट थमाया गया है। तो बेहद खास ये सूची, जिसमें कुल 39 नामों को जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। लहरपुर से अनिल वर्मा, गोंडा से सूरज सिंह, सपा ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? हेलो तौकीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज मिल रही। बिल्कुल, सूची जारी हुई है, 39 नामों का जिक्र है इसमें। तौकीर, क्या कुछ खास? देखिए, इसमें कई ऐसे नाम हैं जो अलग अलग जिलों में जिनकी पहली लिस्ट आई थी और उसमें कुछ ऐसे सीटें जिनको छोड़ दिया गया था, उसमें मंथन जारी था और आज वो मंथन पूरा हुआ है, जिसमें सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, वहां पर कुछ एक दो सीटें ऐसी थी जिन पर मंथन पूरा नहीं हो पाया था। रस्साकशी चल रही थी कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। फिलहाल अब आसपास के कई ऐसे जिले हैं लखनऊ के जहां पर अब सभी सीटों का ऐलान हो चुका है। तो माना जा रहा है कि जो 14 चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर भी अब अखिलेश यादव की तैयारी पूरी नजर आ रही है। फिलहाल लखनऊ और बाराबंकी जैसे 2-3 ऐसे जिले बाकी हैं जहां से अभी एक प्रत्याशी का जिक्र नहीं किया गया इस लिस्ट में। तो फिलहाल ऐसे और पश्चिम के जो कुछ जिले हैं जिसमें प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी था, लेकिन आज पूरी तरह से मोहर लग गई है। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी नेता और सांसद संघमित्रा मित्रा मौर्य आज अपने क्षेत्र बदायूं में पहुंचे थे। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ये पहली बार था जब संघमित्रा बदायूं पहुंची हुई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और पिता के बीजेपी पर लगाए तमाम आरोपों का भी जवाब दिया। संघमित्रा ने एक बार फिर खुद बीजेपी का कार्यकर्ता खुद को बताया है और पीएम मोदी पर अपना पूरा भरोसा भी जताया है। सदर विधायक आदरणीय महेश गुप्ता जी का नामांकन है और बिलसी प्रत्याशी भाई हरीश शाक्य जी का नामांकन है और उन दोनों का नामांकन ही नहीं बल्कि 10 मार्च को दोनों हमारे विधायक होंगे। अब दोनों ही क्यों, मैं तो कहूँगी पूरे बदायूं 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाऊंगी। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस दौरान ऋचा दुबे ने प्रदेश सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ऋचा दुबे का साफ तौर पर कहना कि बीजेपी के लोग हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, मेरे पति के डेथ सर्टिफिकेट के लिए मुझे भटकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा और अन्य जगहों पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के खास मौके पर परेड के साथ आपको अयोध्या यानी कि रामनगरी पर आधारित झांकी भी देखने को मिलेगी। छब्बीस जनवरी 2022 को पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ से लेकर राजधानी लखनऊ तक बच्चा बच्चा गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। लखनऊ का पूरा विधानसभा भी तिरंगे से ढक चुका है। देश में जश्न का माहौल है।
हो भी क्यों ना, आज ही के दिन एक ओर संविधान लागू हुआ तो वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र का उदय हुआ। उत्सुकता लाजमी है, सरजमी जो हमारी है। हालांकि कोरोना अपना कहर ढा रहा है, लेकिन इन सब के बीच रिपब्लिक डे पर परेड को लेकर जोश और जज्बे से लबरेज जवानों का रिहर्सल भी जारी है। इस बार के रिपब्लिक डे पर सिर्फ परेड ही नहीं बल्कि अयोध्या यानी राम की नगरी भी नजर आएगी। राम की नगरी पर आधारित झांकियां बनकर तैयार हैं। हर शख्स अप्रतिम अयोध्या की एक झलक देखने को बेताब है, मगर उसके मेहनत का क्या? जी हाँ, आप जिन खूबसूरत झांकियों को देख रहे हैं ये उन मजदूरों की मेहनत और काबिलियत है जो महीने भर से इसे बनाने में जुटे हुए थे। ये वो मेहनती मजदूर हैं जो एक पत्थर को तराश कर भगवान की आकृति को उकेर देते हैं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? पत्थर को भगवान का रूप देने वाला अपनी जिंदगी को तराशने में हार ही जाता है। 2 जून की रोटी के तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य उन्हें भटकना ही पड़ता है। आखिर उन मजदूरों की मजबूरी को कब समझा जाएगा? उनकी रोजी रोटी की व्यवस्थित व्यवस्था कब किया जाएगा? गणतंत्र दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन इन गरीब मजलूम मजदूरों की स्थिति का आकलन करने का भी ये दिन है। ये सवाल क्यों ना पूछी जाए कि लागू हुए संविधान तो 73 साल हो गए, क्या इन मजदूरों के हक, हकूक और अधिकार मिल गए जिनके ये हकदार हैं? जवाब खुद दीजिएगा, लेकिन ईमानदारी से। लखनऊ से जनता टीवी के लिए जया सिंह की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति रावत को कांग्रेस ने लैंसडाउन से टिकट दे दिया है। अनुकृति पहली बार किसी राजनीतिक दल में शामिल हुई हैं और पहली बार चुनावी मैदान में भी उतर रही हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। अनुकृति ने पार्टी के उन सभी दावेदारों को भी एकजुट होकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की बात कही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लैंसडाउन की बेटी हूँ, जरूर लड़ सकती हूँ और अपने क्षेत्र की तरक्की कर सकती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ सकती हूँ। और इस समय मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस पार्टी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है कि अपनी बेटी को, उत्तराखंड की इस बेटी को उन्होंने ये मौका दिया है और अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए मैं जरूर लड़ सकती हूँ और जीत सकती हूँ। टिकट बंटवारे के बाद चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। यही हाल लालकुआं विधानसभा सीट पर भी। कांग्रेस नेता संध्या डालाकोटी का टिकट फाइनल होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गोपाल समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गोपाल के आवास पर विरोध भी शुरू हो गया। टिकट फाइनल होने के बाद संध्या डालाकोटी के आवास पर लोग उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचने लगे, तो वहीं दुर्गोपाल खेमा नाराज हो गया। केंद्र के संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे इस लालकुआं विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और पूर्व में हमारे कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, मैं उनके पास उनके निवास स्थान में आशीर्वाद लेने आई थी। तो उन्हें जनप्रतिनिधि होने के बाद उनका गेट जब मेरे आने के बाद बंद हो गया और मैं वहाँ पर प्रतीक्षा करते रही। मैं आधे घंटा मैंने वहाँ पर प्रतीक्षा करी और जब उनने माइक से ये बोला कि मैंने कांग्रेस से मैं इस्तीफा देता हूँ ये करके, तो तब मैं वहाँ से उठ करके आई। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। हरिद्वार नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी को प्रत्याशी बनाया। सतपाल ब्रह्मचारी ने सैनी आश्रम में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं इस उद्घाटन कार्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची थी। रानीपुर विधानसभा नामांकन किया, तो वहीं अपने समर्थकों के साथ उन्होंने तीसरी बार जीत से वो आश्वस्त नजर आए हैं। वहीं हमारे संवाददाता विकास खरे ने आदेश चौहान से खास बातचीत करी। देखें। आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज नामांकन प्रक्रिया पूरी करने हरिद्वार और रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान जी पहुंचे हैं। उनसे हम बात करते हैं। आदेश जी, बात किया है तो आज नामांकन आपने किया है, इस बार क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेंगे विकास को लेकर, क्योंकि आपने अपनी विधानसभा का भी विकास किया? निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि पिछले कार्यकाल में भी हमने लगभग 250 करोड़ की सड़कें और पुलों का निर्माण 250 करोड़ से किया है और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े पेयजल योजनाएं हमने यहाँ पर धरातल पर चलाई हैं। और आप महसूस करते होंगे
कि आने वाले समय के लिए जो हमारे बड़े काम थे, जिनको हम पिछले 5 साल के अंदर स्वीकृत करा पाए, उनके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई थी। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की कि हमारा मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर में शुरू हो गया है, हमारा ESI हॉस्पिटल सिडकुल के अंदर शुरू हो गया है, बहादुराबाद के अंदर CSC हॉस्पिटल शुरू हो गया है, हमारा कन्या इंटर कॉलेज का एक डिमांड थी ज्वालापुर की, उसका निर्माण कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। सीवरेज का काम भी लगभग 1200 करोड़ काम जगजीतपुर, सीतापुर, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, आपका शिवाली नगर, सुभाष नगर, टेरी विस्थापित, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन, इसमें हमने 1200 करोड़ का स्वीकृत कराया है। वो भी हमारा काम शुरू हो गया, जो कि कोविड के कारण थोड़ा जिसमें विलम्ब हुआ था। तो इन सारे कामों को कंप्लीट कराकर जनता को समर्पित करने का काम आने वाले 5 साल में हम करेंगे। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ने का, तो वो 30,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हमारी गवर्नमेंट ने दे दी है और निश्चित रूप से स्टेट में हमारी सरकार बनने वाली है और हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से उस मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। अध्यक्ष जी, बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने एक अन्य प्रत्याशी को पटनी देकर जीत दर्ज की थी। इस बार भी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार चुके हैं आपके सामने, तो इस बार किस साहब अपना मामला मानते हैं? आपने जैसा कहा, पिछली बार भी प्रत्याशी थे और चुनाव है तो हर बार प्रत्याशी होंगे ही होंगे। सभी पार्टियां अपनी लिस्टें निकालेंगी, लेकिन पार्टियां लिस्ट निकालते रहे, जनता ने अपनी लिस्ट निकालने का मन बना लिया है। इस बार युवाओं को लेकर क्या कुछ मुद्दा रहेगा युवाओं को लेकर? जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने वास्तव में युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हमने भी यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी खेल महाकुंभ शुरू किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया शुरू किया है, हमने अपने क्षेत्र के अंदर स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ का स्टेडियम बनाया है लगभग 20 करोड़ की लागत से। अभी 20 करोड़ की लागत से हम बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण हमने शुरू किया है। इसके अलावा सिडकुल के अंदर स्थानीय युवकों को रोजगार मिले, लगातार 5 साल हमने इस पर काम किया और हज़ारों लोगों को हमने रोजगार दिलाने का काम यहाँ पर किया है। और मैं समझता हूँ कि अभी और सिडकुल के अंदर नई यूनिट्स आएँ ताकि और लोगों को रोजगार मिले, ये हम करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमने अभी एक नया सर्किट बनाया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर प्रत्याशियों के घोषित हो जाने के बाद विरोध के स्वर भी मुखर हो चुके हैं। ऐसे एक मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में देहरादून की कैंट विधानसभा सीट को लेकर सामने आया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर को कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधानसभा सीट से दावेदारी करने वाले तमाम नेता इस बात को लेकर नाराज हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल से बेहतरीन हो। नमस्कार।